हेलो एवरीवन। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा ये सवाल आ रहा है कि सर इंडियन लॉजिक को समझा दीजिए और इंडियन लॉजिक की एक वीडियो ज़रूर आनी चाहिए। तो मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट से इंडियन लॉजिक का ये टॉपिक, जिसमें आज हम समझेंगे कि क्या होता है इंडियन लॉजिक और क्यों इतना ज़रूरी है लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट में। मैं हूँ मसरूर अख्तर, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 में। अब एग्ज़ाम चूँकि चल रहे हैं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम पूरा एलआर तो नहीं कर सकते, लेकिन एक नटशेल में मैं एक शॉर्ट ऑन इस क्रिस्प वीडियो में आपको ये बता सकता हूं कि लॉजिकल रीजनिंग या फिर जब भी हम इंडियन लॉजिक पढ़ेंगे तो अगर हम कुछ चीज़ें पढ़ के चले जाते हैं तो हमारा काम एग्जाम के लिए हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने इंडियन लॉजिक बिल्कुल नहीं पढ़ा है या जिन्होंने अभी तक टच नहीं किया है या जिनको इसमें डर लगता है, उनके लिए इंडियन लॉजिक से चूंकि अभी सवाल पूछे जा रहे हैं, ये 5 चीज़ें आपको यहाँ पर रिवाइज कर लेनी है। एक तो स्कूल ऑफ थॉट, चूंकि ये फिलोसॉफिकल इंडियन फिलोसफी से बिलोंग करता है तो इंडियन फिलोसफी में आस्तिक और नास्तिक स्कूल होते हैं। ये स्कूल ऑफ थॉट्स क्या होते हैं इसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। प्रमाण क्या होता है और कितने तरीके के प्रमाण होते हैं, टोटल 6 तरीके के प्रमाण होते हैं और इन 6 प्रमाण का हमारे जो आस्तिक और नास्तिक स्कूल्स हैं उनसे क्या संबंध है, इसकी हम इस पे बात करेंगे। अनुमान क्या होता है जिसको हम इन्फेरेंस कहते हैं, क्या स्टेप्स है उसके, कितने टाइप्स हैं और कौन से टर्म्स इसमें यूज होते हैं। व्याप्ति क्या होती है और आखिरी में आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेतवाभास, जो कि बना है शब्द हेतु से। ठीक है, जो कि एक तरीके की फैलेसी है और ये इंडियन फैलेसी से रिलेटेड है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हम इंडियन लॉजिक में आज इस इंडियन फैलेसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें स्कूल ऑफ थॉट्स, जिनको हम फिलॉसफी में दर्शन कहते हैं, भारतीय दर्शन कहा जाता है, इनको 2 भागों में सेग्रीगेट किया गया है। एक तो आपका आस्तिक हो गया। आस्तिक हम ये समझते हैं जिसको भगवान को जो मानता है उसको हम आस्तिक कहते हैं। यहां पे इनको आस्तिक कहा जाता है, किनको नास्तिक कहा जाता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। एक तरफ हो गया नास्तिक, जिनको हम ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स बोलते हैं। ऑर्थोडॉक्स में ऐसे स्कूल्स आएंगे, ऐसे स्कूल ऑफ थॉट आएंगे जो वेदों की सत्ता को मानते हैं। वेदों की सत्ता को मानने का मतलब यह है जिनका वेदों पर विश्वास है, जो उस पर भरोसा करते हैं, यानी उनकी जो टीचिंग्स हैं, जो उन स्कूल्स की टीचिंग है वो वेदों से रिलेटेड है, वो वेदों से ही ली गई है। और इनका पूरी तरीके से ये बिलीव करते हैं, इनका ये विश्वास है कि हमारे जो वेद हैं वो प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है। ठीक है, हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान आ रहा है वो इन्हीं वेदों से आ रहा है, ऐसा आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट्स का मानना है। और ये कहते भी हैं कि जो सैल्वेशन है, सैल्वेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति का कॉन्सेप्ट आस्तिक दर्शन में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, ये कभी भी वेदों की सत्ता पे या वेदों को या वेदों पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते, यानी कोई प्रश्न नहीं करते, जो कि लिखा हुआ डिडंट क्वेश्चंस द अथॉरिटी ऑफ वेदास। तो यहां पर वेदों की अथॉरिटी होती है, वेदों की सत्ता होती है। आगे अगर हम बढ़े, नास्तिक, जैसा कि जिसको भगवान को जो नहीं मानता उसको हम नास्तिक कहते हैं, ठीक उसी तरीके से यहां पर वो स्कूल ऑफ थॉट जो वेदों की सत्ता को रिजेक्ट करते हैं। इनका यह मानना है कि वेद प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, नॉलेज का सोर्स कुछ और है। यह बात समझ में आ रही? वेदों से हमें नॉलेज या हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ये 2 तरीके के स्कूल हैं, आपको यह समझना पड़ेगा। अब आस्तिक स्कूल में पहला स्कूल जो आता है वो आता है सांख्य। मैंने यहां पर लिख दिया है, सांख्य का मतलब होता है संख्या से बना है, इसका यह मतलब हो गया काउंट करना, गिनती गिनना। अब ये सांख्य फिलॉसफी किससे रिलेटेड? ये साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नॉलेज है। आस्तिक में भी साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नॉलेज पर भरोसा किया जाता है और इनका यह मानना है जिसको हम कहते हैं द्वैतवाद। ठीक है, सांख्य को ही हम कहते हैं द्वैतवाद, यानी ये द्वैतवाद का सिद्धांत है। फाइन, ये डुअलिस्टिक फिलॉसफी की बात करता है, यानी कि जो पुरुष है और जो प्रकृति है, यही दोनों मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण कर रहे हैं।
पुरुष किसको माना गया है? सेल्फ को, सोल को, हमारे माइंड को, और प्रकृति किसको माना गया है? जो ब्रह्मांड में मैटर है, जो शक्ति है, जो एनर्जी है। यही दोनों के मिलने से ब्रह्मांड की प्राप्ति होती है, ब्रह्मांड बनता है, और इन्हीं से ही यही हमारे लिए सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं, ऐसा सांख्य फिलॉसफी का मानना है। और सांख्य फिलॉसफी के जो जनक थे कौन थे? कपिल मुनि। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला आता है वैशेषिक। वैशेषिक के जनक कौन है? प्रोपाउंडर महर्षि कणाद, जिसको हम कहते हैं महर्षि कणाद, राइट। इनका यह मानना है कि हमारे जो सोर्स ऑफ नॉलेज हैं, या फिर हम यूं कह दें कि देयर आर 5 प्राइमरी एलिमेंट, एयर, फायर, वाटर, अर्थ और ईथर। इन्हीं से मिलकर ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और ये वैशेषिका और जो न्याय स्कूल ऑफ थॉट है, वैशेषिका और न्याय, ये दोनों कहीं ना कहीं मर्ज होते हैं, इवेंचुअली मर्ज होते हैं, क्योंकि दोनों ही मेटाफिजिकल थ्योरी की बात करते हैं, एक लॉजिकल थ्योरी की बात करते हैं। हालांकि ये आते किस में हैं? ये आस्तिक में आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वेदों की सत्ता पर यकीन रखते हैं, उसका मानते हैं उसको, ठीक है। अगला स्कूल ऑफ थॉट है न्याय। न्याय जैसा कि आप समझ ही सकते हैं, न्याय का मतलब होता है जस्टिस, लेकिन उसी को थोड़ा सा अगर आप ब्रॉडर सेंस में देख रहे हो तो ये एक साइंटिफिक अप्रोच है, जो कि आपको रीजन और एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। कारण क्या हो रहा है, ये घटना क्यों घटित हुई, तो ये तर्क मांगता है, इसीलिए हम इसको तर्कशास्त्र भी कहते हैं। और इसके प्रोपाउंडर, इसके जनक हैं गौतम मुनि, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये इंपॉर्टेंट है। न्याय से ही आपको आगे जब हम प्रमाण और अनुमान की बात कर रहे हैं, वो न्याय में ही देखने को मिलेगा। इनका यह मानना है कि देयर आर ओनली 4 मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज के, ज्ञान प्राप्ति के सिर्फ 4 स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत है? पहला स्रोत है परसेप्शन, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कैसे होता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हम ये बोलते हैं तो प्रत्यक्ष मतलब जो हम सेंसेस से महसूस कर रहे हैं, जो हम आंखों से देख रहे हैं, जो हम अपने कानों से सुन रहे हैं। तो जो ज्ञान अपने सेंसेस से आता है हमारे पास, वो होता है परसेप्शन, जिसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। दूसरा है इन्फेरेंस। हम अनुमान लगा रहे हैं कि शायद ऐसा होगा, जहां पे हमको अनुमान लगाने की आवश्यकता पड़ रही है, उसको हम अनुमान कहते हैं। कंपैरिजन, कंपेयर कर रहे हैं हम 2 एंटिटीज को, 2 बॉडीज को हम कंपेयर कर रहे हैं, इसको उपमा भी कहते हैं। उपमा देना, जैसे अगर आपने अलंकार पढ़ा हो तो अलंकार में एक उपमा अलंकार होता है कि हम एक चीज की, एक बॉडी की, एक एंटिटी की उपमा किसी दूसरी एंटिटी से देते हैं। जैसे इसका चेहरा चांद के जैसे है, ठीक है। यहां पे हमने क्या कर दिया? कंपैरिजन कर दिया। वर्बल टेस्टिमोनी यानी शब्द। अब ये शब्द कौन से हैं? वो ज्ञान जो हमें शब्दों से प्राप्त हो। तो एक शब्द वो हो गया जो हमारे वेदों में लिखा हुआ, उससे जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, और दूसरे शब्द वो हैं जो हमारे लौकिक हैं, जो इस विश्व में है, इस ब्रह्मांड में है, जो वर्ल्डली नॉलेज या वर्ल्डली शब्द होते हैं, वो वर्बल टेस्टिमोनी में आते हैं। तो इनके अनुसार ये 4 सोर्स ऑफ नॉलेज है, और यू कैन से देयर आर 4 मीन्स ऑफ नॉलेज: परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन और वर्बल टेस्टिमोनी, जिसको हम प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमाना और शब्दा बोलते हैं। उसके बाद आता है योगा। इसके प्रोपाउंडर कौन है? पतंजलि। इन्होंने बताया है यूनियन ऑफ सम थिंग्स, ठीक है, सम एंटिटीज लाइक यम, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, रूल्स, जिंदगी में, जीवन में कुछ रूल्स होते हैं, फिक्स पॉस्चर, जिसको आप आसन कहते हैं, ठीक है, शीर्षासन हो गया, राइट। ये सब इस तरीके से जो आसन हम करते हैं, ये जो आसन आप योगा में करते हैं, वो इसी के दिए हुए हैं। अगला है ब्रेथ कंट्रोल, हम सांस पर कंट्रोल है हमारा, प्राणायाम, चूजिंग एन ऑब्जेक्ट, प्रत्याहार, फिक्स माइंड, धारण करना किसी चीज को, अपने माइंड को किसी बात के लिए फिक्स कर लेना, कंसंट्रेटिंग टू चूज एन ऑब्जेक्ट, ध्यान लगाना। हम किसी चीज को जब चुनते हैं तो कंसंट्रेट कर रहे हैं ना, कंसंट्रेशन से क्या होता है? ध्यान लगाना। और आखिरी में आता है मर्जिंग, हमारी जब माइंड, बॉडी और सोल एक साथ मिल जाती है तो हमें समाधि की प्राप्ति हो जाती है, जिसको हम सैल्वेशन, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। तो इनमें, योगा में ये सारी चीजों को हम यूनाइट कर देते हैं, और इसके बाद आखिरी में हमें समाधि की प्राप्ति होती है। 5th हमारा है मीमांसा, जिसको हम पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके प्रोपाउंडर है महर्षि जेमिनी। इन्होंने टोटली, ये दोनों, ये जो मीमांसा और वेदांता, ये टोटली वेदास पर निर्भर करते हैं। और इसमें वेदों, जो पूर्व मीमांसा है, इसमें वेदों को अन्वेषित करना, उसका इन्वेस्टिगेशन आया है, यानी वेदों पर टोटली ये डिपेंड हो जाते हैं। जैसे पीछे हमने क्या देखा?
सेंसस की बात भी देखी ना, अनुमान देखा, सेंसस देखे, लेकिन ये वेदों पर निर्भर है पूरी तरीके से, सोलेली जिसको हम कहते हैं। और ये जो राइचुअल्स हैं या जो हमारी ड्यूटीज दी हुई हैं वेदों में उसको फॉलो करते हैं। और आखिरी में आता है महर्षि व्यास का वेदांता, जिसको हम उत्तर मीमांसा कहते हैं। ये फोकस करता है किस पे? उपनिषद पे। और इसका ये मानना है कि नॉलेज एज अ पार्ट ऑफ वेदा, यानी इन्होंने एक तरफ तो ये पूर्व मीमांसा वेद को ही सब कुछ मान ले रहा है, उत्तर मीमांसा क्या कह रहा है? नॉलेज वेदों का एक पार्ट है और उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। फाइन, ये 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट हैं जिनको हम इंडियन कल्चर में या फिर इंडियन स्कूल थॉट में या फिर इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका हेटेरोडॉक्स, जो कि नास्तिक है, जिसमें चारवाक है, बुद्धिज्म है, नेचुरलिज्म है। चारवाक को मैटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी है, इस संसार में जो कुछ है मजे ले लीजिए, मरने के बाद जीवन खत्म है, मरने के बाद आपका पुनर्जन्म नहीं होने वाला है। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ एथिस्टिक स्कूल है। ये क्या कह रहा है? नो वर्ल्ड, डेथ इज द एंड ऑफ ह्यूमन एंड प्लेजर इज द अल्टीमेट गोल, यानी जो आप यहां पर सुख भोग रहे हैं यही सब कुछ है, एक बार मरने के बाद मानव का जीवन समाप्त हो जाता है, यानी देयर इज नो रीबर्थ। फाइन, उसके बाद बुद्धिज्म आया है, सिद्धार्थ गौतम जिसको हम महात्मा बुद्ध कहते हैं। और इनकी जो मेन फिलॉसफी है वो क्या है? इनकी मेन फिलॉसफी है फोर नोबल ट्रुथ, दुख का कारण, उसका निवारण, और उसके बाद चौथा जो बताया गया अष्टांगिक मार्ग, जिसमें सम्यक रास्ता हो गया आपका, सम्यक दृष्टि हो गई, सम्यक वाचन हो गया, ये सब 8 फोल्ड पाथ में आएगा जिसको हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। उसके बाद आखिरी में आता है जैनिज्म, महावीर स्वामी के द्वारा, जिसने अनेकांतवाद की बात करी है और इसने ये कहा है कि देयर इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू इज ट्रू, कोई एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है, इसी को हम अनेकांतवाद भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है, 6 प्रमाण हमारे पास है। प्रमाण क्या है? प्रूफ होता है ना, प्रमाण देना, सबूत देना किसी चीज को। तो हम प्रूफ कैसे देंगे, उसके लिए मैंने यहां पर स्कूल ऑफ थॉट्स को अलग अलग लिख लिया। सबसे पहले चारवाक, चारवाक में 1 नंबर लिखा है, यानी इसके पास अनुमान के लिए ये बताता है कि अनुमान सिर्फ अगर हम प्रूफ दे सकते हैं किसी चीज का तो सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। प्रत्यक्ष मतलब परसेप्शन, यानी सेंस ऑर्गन्स। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं इन्हीं से हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, इसी से हमें नॉलेज की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए चार्वाक मानता है सिर्फ प्रत्यक्ष को। दूसरे नंबर पे आइए तो बुद्धिस्ट वैशेषिक, बीवी, CBV, BV क्या मानता है? एक और बढ़ जाता है, प्रत्यक्ष तो होगा ही होगा, साथ में हम अनुमान भी लगाएंगे, कुछ लॉजिकल रीजनिंग को भी दिया जाएगा, कुछ तर्क प्रस्तुत किया जाएगा। तर्क क्यों आया? क्योंकि बुद्धिज्म और वैशेषिक भी आ गया, तो प्रत्यक्ष के साथ अनुमान 2 जुड़ गए। 3 नंबर पे, यानी यहां पर 3 प्रमाण आपके जुड़ेंगे। यहां पर 3 स्कूल हैं, सांख्या, 4 है इनफैक्ट, मीमांसा, जैन और योगा, SMJY। ये क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष तो रहेगा ही रहेगा, अनुमान भी होगा और शब्दा भी होगा, यानी 3 नंबर पे 3 प्रमाण यहां जुड़ेंगे। प्रत्यक्ष का मतलब परसेप्शन, अनुमान का मतलब इन्फरेंस, और शब्दा मैंने आपको बताया शब्द जिसको हम वर्बल टेस्टिमोनी कहते हैं। और वर्बल टेस्टिमोनी हमें कहां से आ रही? नॉलेज जो हमें शब्दों से प्राप्त हो रही, यानी वेदों में जो शब्द लिखे हैं और इस लोक में जो लौकिक शब्द हमें दुनिया में सीखने को मिलते हैं वो यहां पे आ जाएंगे शब्द में, जिसको हम कहते हैं वर्बल टेस्टिमोनी। उसके बाद आइए नीचे, न्याय 4, तो न्याय में आपका क्या आ जाएगा? जो परसेप्शन है ही प्रत्यक्ष, आपका प्रत्यक्ष के बाद आपका अनुमान भी आ जाएगा, और ये तीसरा शब्दा भी, इसके साथ एक और लगेगा उपमान, यानी यहां पर हम कंपैरिजन भी करते हैं। इट मींस कि न्याय फिलॉसफी कह रहा है कि हम यहां पर कंपेयर भी करके चलते हैं, जिसको हम एनालॉजी कहते हैं, कंपैरिजन जिसको हम उपमा कहते हैं। आखिरी में आता है आपका वेदांता, जिसमें सारे आ जाते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्दा, ठीक है, उपमान और अनुपलब्धि और अर्थपत्ति। अनुपलब्धि क्या है? नॉन एप्रीहेंशन, जिसको हम निगेशन कहते हैं, और प्रिजम्पशन यानी इंप्लीकेशन। प्रिज्यूम कर लिया हमने कोई चीज पहले से ही कि बारिश होगी, हमने एक एजम्पशन बना लिया, इसको हम कहते हैं प्रिज्यूम करना, प्रिजम्पशन। तो ये हो गया 6 हमारे जो स्कूल हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो
6 स्कूल आपके आस्तिक के, 3 स्कूल आपके नास्तिक के। ये किस तरीके से आपके प्रमाण के साथ कनेक्टेड है ये मैंने आपको लिख दिया। ये प्रमाण क्या है? ये वही प्रमाण है जो सोर्सेस ऑफ नॉलेज कहते हैं। ये मानता है कि हमारे नॉलेज का सोर्स क्या है। तो जैसे चरवाक मानता है कि सिर्फ प्रत्यक्ष से जो ज्ञान प्राप्ति होगी वही ओरिजिनल ज्ञान है, वही असली ज्ञान है। बुद्धिस्ट क्या मान रहा है कि प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, और ऐसी होगी तो ही वो ज्ञान प्राप्त, सही ज्ञान प्राप्त कहलाएगा। तो ये हमारे पास 5 तरीके से मैंने यहां पर दिखा दिए हैं। कैसे क्या होगा सामने दे दिया है आपको, बहुत आसानी से समझने के लिए बहुत बड़ी बात मैंने यहां पर छोटी स्लाइड में आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब आता है तीसरी जो बात अभी हमने फर्स्ट स्लाइड पे जो डिस्कस की थी। यहां पे अगर आपने देखा हो फर्स्ट स्लाइड पे हमने क्या किया, पहले हमने स्कूल ऑफ थॉट पढ़ा, फिर प्रमाण पढ़ा, अब आते हैं हम अनुमान, इसके स्टेप्स को देखते हैं। अनुमान क्या होता है? अनुमान में 2 चीजें होती है। एक तो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट में एक मेजर टर्म होता है जिसको हम साध्य कहते हैं, एक मिडिल टर्म होता है जिसको हम हेतु कहते हैं, एक माइनर टर्म होता है जिसको हम पक्ष कहते हैं, और दूसरी तरफ एक इनवेरिएबल रिलेशन या फिर परवेशन जो बनता है जिसको हम कहते हैं व्याप्ति। पहले हम इसको समझेंगे। ये साध्य, हेतु और पक्ष क्या है, यही मामला यहां पे बनेगा, यहीं से हेतवाभास बन के जाएगा। देखिए, अगर हमारे पास 3 स्टेटमेंट दिए हैं, पहला स्टेटमेंट है कि ऑल मैमल्स हैव फर, सारे मैमल्स में फर होता है। स्टेटमेंट 2, ऑल डॉग्स आर मैमल्स, सारे कुत्ते स्तनपायी होते हैं, इसलिए सारे कुत्तों में फर होता है। अब यहां पे मैमल्स हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा, हैव फर हमारा मेजर टर्म हो जाएगा, और डॉग्स हमारा माइनर टर्म हो जाएगा। किसके पक्ष में बात करी जा रही है? कुत्ते के पक्ष में बात करी जा रही है। और साध्य क्या है? हैव फर, मेमल क्या है? मिडिल टर्म। फाइन, यानी ये हेतु है, इसी के कारण ये बात बन रही है, और इसी के कारण, हेतु का मतलब रीजन होता है, इसी के कारण हमें यहां कुत्ते का एग्जाम्पल देना पड़ा। फाइन, सारे स्तनपायी में फर होता है, कुत्ता भी स्तनपायी है, इसलिए सारे कुत्ते में फर होगा। तो यहां पर ये जो टर्म हो गया, ये हो गया मिडिल टर्म, ये हो गया मेजर टर्म, और ये हो गया हेतु। ठीक है, या जिसको हम इसको हम माइनर कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पक्ष। अगर एक स्टेटमेंट ऐसे दिया हो, 3 स्टेटमेंट ना हो, एक स्टेटमेंट दिया हो, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव विंग्स, सारे पक्षी उड़ सकते हैं क्योंकि उनको पर दिया गया है, पंख दिया गया है। बर्ड्स क्या है? माइनर है, कैन क्या है? फ्लाई है, मेजर है, और हैव विंग्स मिडिल है। तो ये जोड़ रहा है किसको? इसको और इसको, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। अगर ये लिखा जाए, बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, चिड़िया उड़ रही है क्योंकि उसके पास पंख हैं। इंसान चल रहा है क्योंकि उसके पास पैर हैं। तो यहां पर जो हेतु आ रहा है ना, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को हम क्या कहते हैं? हेतु कहते हैं। यानी ये आपको कारण प्रदान कर रहा है कि क्यों उड़ रहा है भाई, क्यों उड़ रहा है? इसलिए उड़ रहा है क्योंकि उसके पास पर हैं, इसलिए वो उड़ पा रहा है। ठीक है, ये हो गए आपके टर्म्स। अब आती है बात हेतवाभास की। ये 3 चीजें आपको समझ में आ गई, कंपोनेंट। अब यहां पे व्याप्ति है। व्याप्ति देखिएगा, जो हमारा हेतु है यानी मिडिल टर्म प्लस जो हमारा साध्य है, जो हमारा साध्य है यानी मेजर टर्म। मिडिल और मेजर, मिडिल कहां है भाई? मेजर ये है, मिडिल ये है। इन दोनों के बीच में जो एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है उसको हम कहते हैं व्याप्ति या फिर इनवेरिएबल रिलेशनशिप। जो यहां पर मैंने लिखा हुआ इनवेरिएबल रिलेशनशिप। इनवेरिएबल का मतलब चेंज नहीं हो रहा है, वेरिएबल होता तो चेंज हो जाता, लेकिन ये रिलेशनशिप चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से ये व्याप्ति की बात आपको समझ में आ गई। अब आता है हेत्वाभास, जिसको हम एक फैलेसी कहते हैं। ठीक है, हेतु मतलब होता है कारण, रीजन। आभास होने का मतलब होता है अपीयर होना। ठीक है, ट्रेन की आवाज, हॉर्न सुनाई दिया तो आपको आभास हो रहा है कि शायद ट्रेन आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने हॉर्न सुना है और वो ट्रेन का हॉर्न है। तो एक चीज का अपीयर होना, किसी बात का आभास होना, हम क्या कहेंगे उसको? आभास। और इसी से वर्ड बनता है हेत्वाभास। थोड़ा सा अभी इस बात को ध्यान में इधर रखिएगा, और यहीं से हेत्वाभास से फैलेसी ऑफ इन्फेरेंस निकल के आती। कैसे निकल के आती मैं अभी बताता हूं। हेत्वाभास के प्रकार कौन से हैं? सव्यभिचार या फिर अनेकांतिका, और इसके भी 3 प्रकार होते हैं, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। विरुद्ध होता है, ठीक है, सप्रतिपक्ष होता है,
असिद्ध हेतु होता है या फिर साध्य सम होता है और आखिरी में होता है आपका बाधित। ये चार यहां पर इसके प्रकार दिए हुए हैं, ठीक है। अब सवाल अगर आता है, मान लीजिए कोई चार कंडीशन फुलफिल कर रही है, चार कंडीशन कौन सी, इनमें से 1 2 3 4 5, इन पांचों में से अगर कोई चार कंडीशन फुलफिल कर रही है तो भाई कोई फैलेसी नहीं होगी, कोई भ्रम नहीं होगा, कोई फैलेसी नहीं होगी। लेकिन यदि चार से कम, वो जो चार आपने काउंट किया, मान लीजिए तीन ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, फुलफिल कर रही है, तो वहां पे एक फैलेसी होती है जिसको हम कहते हैं हेतवाभास। और इसी हेतवाभास को बेटा कहा जाता है फैलेसी ऑफ इन्फरेंस या फिर फॉल्स अपीयरेंस ऑफ रीजन। यानी जो कारण आपने दिया है उसका जो अपीयरेंस हो रहा है, जो आभास हमें हो रहा है, वो गलत हो रहा है। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कि अगर हम यूं कहें कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो आप क्या कहोगे कि मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा था, पैर मेरा सीढ़ी से लग गया इसलिए चोट लग गई। लेकिन चोट आपकी कुछ और कह रही है, आपकी चोट घुटने पे लगी है या ऐसी जगह पे लगी है जहां पे एक्सीडेंट का गुमान हो रहा हो, एक्सीडेंट का आभास हो रहा हो, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि यहां पे आपने फॉल्स अपीयरेंस है, ये जो चोट तुम बता रहे हो ये फॉल्स अपीयरेंस है, तुम्हें चोट किसी और चीज से लगी है लेकिन बता तुम कुछ और रहे हो, तो इस तरीके की फैलेसी होगी हेत्वाभास, ठीक है। इसको हम कहते हैं फॉल्स अपीयरेंस ऑफ रीजन। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक और छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने हेतवाभास को कवर अप करने की कोशिश की है। मैं फिर से बता दूं, जिन बच्चों का एग्जाम है वो ये चीज आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसके बारे में अभी चूंकि इतना टाइम नहीं है कि आपको पूरा एलआर पढ़ाया जाए, लेकिन चूंकि सवाल इससे पूछा जा रहा है तो ये 5 पॉइंट आपके अगर डन है तो बहुत हद तक आप इन सवालों को कर ले जाओगे, जिसमें स्कूल ऑफ थॉट्स, आस्तिक नास्तिक आपको पता होना चाहिए, 6 प्रमाण पता होना चाहिए, अनुमान पता होना चाहिए, व्याप्ति क्या है और हेतु क्या है, और हेतु में अगर हेतुवाभास में 5 कंडीशंस दी हुई हैं, 5 प्रकार हैं, अगर उनमें से 4 सेटिस्फाई करता है तो फैलेसी नहीं होगी। लेकिन अगर 4 से कम सेटिस्फाई कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां पर एक फैलेसी होगी, फॉल्स अपीयरेंस, फॉल्स, जिसको हम कहते हैं फैलेसी ऑफ फॉल्स अपीयरेंस, जिसको हम कहते हैं हेतवाभास, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इस तरीके के किसी और टॉपिक पर एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लास चाहिए छोटे से टाइम में, तो आप ज़रूर हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करते बताइएगा ज़रूर, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो वीडियो भी लेके आएं। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।